दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे उस पे जो नोटिफिकेशन निकला था और उससे संबंधित जितने भी कानूनों में बदलाव किए गए थे, आज सबको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि दोस्तों जैसे आपको पता है कि भारत की राजनीति में पैसे का चलन बढ़ता जा रहा है। अब पॉलिटिकल पार्टीज के पास तो कोई फैक्ट्रीज होती नहीं, उनको अपना चंदा इकट्ठा करना पड़ता है। और जो पार्टियां सत्ता में होती हैं उनके पास ये ताकत होती है कि वो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, किसी को भी ओबलाइज कर सकती हैं। और जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज के आसपास रहते हैं या उनसे दोस्ती बनाए रखते हैं, वो इसलिए बनाते हैं ताकि उनका काम भी होता जाए। अब ये दुनिया स्वार्थी है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज या सरकारें किसी का काम करेंगी तो क्या वो फ्री में करेंगी या उसमें कुछ लेन देन होगा? हम ये मान लेते हैं कि कोई लेन देन नहीं होगा, सब ईमानदारी से अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर छुपने की क्या जरूरत है? सच्चाई को जनता के सामने क्यों ना लाया जाए? यही मुद्दा था जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया, एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। अब दो चीजें इसमें समझने की हैं दोस्तों। क्या कारण थे जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे जो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आते थे, इनको क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला, और अब आगे क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों आपको याद होगा कि चुनाव के अंदर पहले ब्लैक मनी का बहुत बोलबाला था। हमेशा ये कहा जाता था कि भारत के चुनाव में ब्लैक मनी बहुत इस्तेमाल होता है। उसको बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से, अंडर टेबल ना करके बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से उसको चैनलाइज करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए, ताकि जिसको भी चंदा देना है वो आरबीआई की नॉमिनेटेड ब्रांचेस में जाए, वहां पे पैसा जमा कराए, बदले में इलेक्टोरल बॉन्ड ले और जिस पॉलिटिकल पार्टी को देना है वो दे। ये पूरी मंशा थी। देखने में बहुत सही है, लेकिन सवाल तब खड़ा हुआ जब ये कहा गया कि एक खास पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसको सबसे ज्यादा यानी कि 50% से ज्यादा बॉन्ड सिर्फ एक ही पार्टी को गए हैं और बाकी जो पार्टियां हैं बचे हुए बॉन्ड उनको गए। इससे एक पार्टी के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो गए। चुनाव में हर तरह के तकनीकें और साधन वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक कॉशन जरूरी है। ये बात सही है कि पॉलिटिकल पार्टी में लोग उसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देते हैं जिस पे उनको भरोसा होता है। कोई भी हारने वाली पॉलिटिकल पार्टी को पैसा नहीं देता, पहली बात। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हर आदमी जीतने वाले घोड़े पे दांव लगाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मेरे को आइडियोलॉजिकली डिफरेंस है, मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी से मेल खाती बात है, तो मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, उसको चंदा दूंगा, ना कि जिसकी मैं विचारधारा से सहमत नहीं हूं। यह बात भी समझने की। तो एक बात जो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस बात को समझना जरूरी है कि सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म करने से विपक्षी दलों को ज्यादा चंदा आ जाएगा, क्या ऐसा होगा? मैं इस बात को नहीं मानता हूं। हां, लेकिन एक बात जरूर होगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कीम है जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, अब एसबीआई किसी भी तरह का इलेक्टोरल बॉन्ड इमीडिएटली सिचुएशन से विद इमीडिएट इफेक्ट इशू नहीं कर पाएगा। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आज तक जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे सबकी लिस्ट इलेक्शन कमीशन को दी जाए और इलेक्शन कमीशन उसको अपनी वेबसाइट पे डाले, ताकि जनता को पता रहे कि किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये चीज सामने आएगी कि कौन कौन से लोग हैं जो किस किस पार्टी के साथ हैं। अब इसके दो मायने हैं। एक तो ये कि वो उन पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा ये कि क्या उनके सपोर्ट के साथ कहीं किसी तरह का कोई लेन देन तो नहीं है, कि जिन कंपनियों ने या जिन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया उन्होंने उसके फेवर में कानून बनाए या पॉलिसीज बनाई। ये चीज अब सामने आएगी
ये ट्रांसपेरेंसी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। जब ये लिस्ट जारी होगी, मैं उसका विश्लेषण करूंगा और आप तक वो जानकारी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं आज आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं जो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित हैं और उन पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दो मुद्दों को लेकर चर्चा करी। पहला कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29C ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, पहला कानून। दूसरा सेक्शन 183(3) ऑफ कंपनीज एक्ट, दूसरा। एंड सेक्शन 13A(B) ऑफ इनकम टैक्स, तीसरा। क्या ये सारी चीजें जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, जो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिया गया है अंडर आर्टिकल 19(1)A में, क्या ये जो प्रावधान बदले गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए और सीक्रेसी बनाने के लिए, क्या ये भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन है? पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा जिसको लेके ये कहा गया कि जिस तरह से कंपनीज एक्ट में बदलाव किया गया और ये कहा गया कि कोई भी कॉरपोरेट अनलिमिटेड फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी को कर सकती है। पहले ये लिमिट 7.5% ऑफ नेट प्रॉफिट होता था, अब आपने बोल दिया अनलिमिटेड फंडिंग। इसका क्या मतलब है? वो कंपनी अपना पैसा कंपनी चलाने में लगाएगी या इलेक्टोरल फंडिंग करेगी? ये मुद्दा भी अपने आप में गंभीर है। तो कौन सी कंपनियां इतना ज्यादा फंडिंग करेंगी कि उनको अपनी कंपनी की चिंता नहीं है लेकिन पॉलिटिक्स की चिंता है? ये बातें भी गौर करने लायक है। तो ये दो मुद्दे थे जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार रखे। अब जो विचार रखे उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ चॉइस ऑफ वोटिंग। अब जो इलेक्टोरल फंडिंग है, जब तक ये जनता को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो लोग कैसे फैसला करेंगे या उसका जनता की जो वोटिंग पैटर्न है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बात भी समझने की। इसी से संबंधित एक PIL हमने भी फाइल की हुई है कि यही जानकारी, आप तो वोटिंग की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो, जब आप फ्री बीज देते हैं उसमें अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं बताती कि किस वादे के लिए कितना खर्चा होगा, जो आप लॉलीपॉप बांट रहे हैं उसमें कितना खर्चा होगा और वो पैसा कहां से आएगा, तो एज ए वोटर मुझे क्या पता कि कल आप सत्ता में आने के बाद टैक्स बढ़ाओगे या मेरा एजुकेशन और हेल्थ केयर का खर्चा घटाओगे और बदले में उस पैसे के आप लॉलीपॉप बांटोगे। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपके मैनिफेस्टो का मतलब क्या है। इसीलिए मेरा एक PIL है, इंटरवेंशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में, ये फ्रीबीज को लेकर ही, कि हर पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में ये क्लियर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए कि जो आपने वादे किए हैं उनमें आपके हिसाब से टोटल खर्चा कितना होगा और वो पैसा कहां से आएगा। क्या आप पुरानी स्कीम को बंद करके इसमें डालोगे या जो एडिशनल रेवेन्यू है आप उसको यहां शिफ्ट करोगे या आप लोन लेके करोगे? कैसे पूरा करोगे अपने वादों को? ये बताना भी जरूरी हो ताकि एज ए वोटर मुझे पता रहे कि मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है या नहीं देना है, क्योंकि इलेक्शन मैनिफेस्टो मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी आनी चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में वो मुद्दा है, कब उस पर जजमेंट आएगा नहीं पता, लेकिन आज का जो जजमेंट है ये इंपॉर्टेंट है। जब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल फंडिंग को लेके, तो जो मुद्दे ब्लैक मनी ट्रांसफर जो होती थी पॉलिटिकल इलेक्शन फंडिंग के लिए, वही मुद्दे आज दोबारा इलेक्टोरल फंडिंग को लेके सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने बोले हैं, और वो मैं स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ के सुना देता हूं। At a primary level, political contribution give a seat to the table to contributor, that is, it enhances access to legislature. जो पैसा देता है नेताओं के करीब, वो आसानी से पहुंच जाता है। जब वो नेताओं के पास पहुंचता है, this access also translates to influence over policy making. तो जब वो नेताओं के पास जाएगा तो किस लिए जाएगा? अपना काम करवाने। उसका काम क्या होगा कि कोई पॉलिसी, कोई कानून जो उसके लिए बाधा बन रहा है, उसके धंधे में, उसके व्यापार में प्रॉब्लम कर रहा है या उसको मोनोपोली क्रिएट करनी है ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, यही तो वो चाहेगा नेता से। और किस लिए जाएगा उसके पास?
There is also a legitimate possibility that financial contribution to a political party would lead to quid pro quo arrangement because of close nexus between money and politics. ब्लैक मनी में तो यही होता था कि आप जब पैसा दे रहे हैं तो बदले में आप पॉलिटिकल फंडिंग का काम कराते थे, जिसको आप पॉलिटिकल करप्शन बोलते थे। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे क्या हुआ था, जब हम बोलते थे जयंती टैक्स या किसी और टैक्स के नाम पे फाइलें रोक दी जाती थी ताकि उस पर स्पीड मनी लगाया जाए, हर तरह के काम होते थे। अब फर्क ये है कि वो नेताओं के हाथ में पैसा नहीं जाता, अब पॉलिटिकल फंडिंग वो पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को जाता है, लेकिन पैसा आज भी जाता है। द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम and the impulse provision to the extent that they infringe upon the right to information of the voter by anonymous contribution through electoral bonds are violative of Article 19 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट A। उनका ये कहना है कि आप इस तरह की जो गोपनीयता रख रहे हैं, जनता को नहीं बता रहे कि किसने किसको कितना पैसा दिया। अगर आपने गलत काम नहीं किया तो लेने वाले का नाम और देने वाले के नाम को बताने में प्रॉब्लम क्या है? देश की जनता से ये इंफॉर्मेशन क्यों छुपाई जा रही है? ताकि पता तो रहे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किसके एफिलिएशन में है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इज नॉट सेटिस्फाइड एंड देयर आर अदर मीन्स अदर देन इलेक्टोरल बॉन्ड्स टू अचीव द पर्पस ऑफ कर्बिंग ब्लैक मनी। कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाए थे कि आप ब्लैक मनी को बंद करेंगे, लेकिन ओपेसिटी आने से ब्लैक मनी बंद तो नहीं हुआ, रास्ता बदल गया। तो आप कुछ और तरीका ढूंढिए जो कानून सम्मत हो। द इन्फ्रिंजमेंट ऑन द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट जस्टिफाइड। आप ट्रांसपेरेंसी पे पर्दा नहीं डाल सकते, आप हिडन गेम नहीं खेल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी एक्सटेंड्स टू फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन व्हिच इज अ फैसेट ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन। A double proportionality standards are applied to balance the conflicting right of information to the informational privacy। कि right to information important है, informational privacy अपने आप में कुछ ना कुछ चीजें छुपाता है जो उचित नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि आप राइट टू इंफॉर्मेशन को कर्ब नहीं कर सकते, आपको हर चीज जनता को बतानी होगी। और इसीलिए जो सरकार की तरफ से दलीलें दी गई उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। जब यह मुद्दा हुआ तो इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट डायरेक्शन दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू करने का अधिकार सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को था, तो उन्होंने कहा कि इमीडिएटली आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करना बंद करें। दूसरा, आज तक जिसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं इमीडिएटली उनकी सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी जाए। किसने खरीदे, कब खरीदे, किस डोमिनेशन के खरीदे और खरीदार कौन था, ये सारी जानकारी आप इलेक्शन कमीशन को दीजिए। साथ ही एसबीआई को यह कहा गया कि वो जो बॉन्ड खरीदे गए वो किस किस पॉलिटिकल पार्टी के पास गए, ये जानकारी सिर्फ आपके पास है। अनफॉर्चुनेटली ये जानकारी, क्योंकि आप सरकारी बैंक हैं तो सरकार तो अपने लिए निकाल पाएगी, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी को पता नहीं लगता, जनता को पता नहीं लगता। तो ये जो विचित्र स्थिति हो गई है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके पास सारी जानकारी रहे और ऑपोजिशन के पास जानकारी नहीं रहे, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो इसीलिए आप सारी जानकारी किसने खरीदे और किसको दिए, सबके नाम डिटेल आप इलेक्शन कमीशन को देंगे। और उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई 6 मार्च तक पूरी हो जानी चाहिए। और फिर इलेक्शन कमीशन को कहा कि 1 हफ्ते के अंदर, यानी कि 13 मार्च को आप ये सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पे डाल दीजिए। और अगर किसी ने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए हैं और अभी तक उनको कैश नहीं कराया है, आप उन सब पॉलिटिकल पार्टी को बोल दीजिए कि वापस वो जो बॉन्ड है वो बैंक में जमा कराएं, और जिन्होंने वो बॉन्ड खरीदे हैं उन सब कंपनियों के बैंक अकाउंट में वो पैसा वापस एसबीआई ट्रांसफर कर दे। ये मुद्दा था पूरा इलेक्शन जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके। और ये बातें इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जनता के सामने जानकारी नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स की पॉलिसीज की, कंपटीशन की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो अगर वहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन होते हैं कॉर्पोरेट्स के लिए जो दूसरी कंपनियों के लिए नुकसानदायक होते हैं।
अभी रिसेंटली एक डीजीएफटी ने ऐसे ही एक नोटिफिकेशन निकाला है, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा 13 तारीख के बाद, जब ये लिस्ट सामने आ जाएगी। तब वो जो नोटिफिकेशन डीजीएफटी ने निकाला है एक कंपनी की मोनोपोली क्रिएट करने के लिए और बाकी कंपनियों के ट्रेड पे बैन लग गया है, क्या वो जिस कंपनी के फेवर में वो नोटिफिकेशन निकाला है, क्या उसने चंदा दिया, क्या उसके नाम चंदे वाली लिस्ट में था या नहीं, ये मैं आपसे 13 तारीख की बात उसके बाद चर्चा करूंगा, जब वो लिस्ट पब्लिक में आ जाएगी। ऐसे और बहुत सारे केस होंगे, क्योंकि एक मुद्दा मेरे सामने है, इसलिए मैं उसकी चर्चा करूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं करा है। तो मुझे लगता है कि आज जो ट्रांसपेरेंसी की बात हम कर रहे हैं इन डेमोक्रेसी, वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज करी। ये भारत की राजनीति और भारत की डेमोक्रेसी दोनों के लिए अच्छा है। आप अपना ध्यान रखिएगा, फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।